एक एक करके बाजार की चिंताएं दूर होती जा रही हैं। यूएस ईरान डील पर आखिरकार दस्तखत हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, कच्चे तेल की कीमतें ईरान युद्ध शुरू होने से पहले जहां तक थी वहां तक पहुंचने लगी हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत होने लगा है। लेकिन जैसे जैसे चिंताएं दूर होती जा रही हैं, कुछ नई चिंताएं जुड़ती भी जा रही हैं, जिसका चर्चा हम लोग कई बार करते भी हैं। एक तो यह है मॉनसून का कमजोर पड़ना, आईटी में एक्सेंचर जैसी कंपनियों का कमजोर ग्रोथ आउटलुक देना, ऐसी कुछ चिंताएं जुड़ भी रही हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बाजार यहां से क्या संकेत दे रहा है, और एक निवेशक होने के नाते आपको इन संकेतों को कैसे देखना है और आपको करना क्या है। तो मैंने सोचा आज आवाज अड्डा में इसी पर क्यों ना चर्चा की जाए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा करने के लिए हमने विशेष मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील स्वर्णम साहब, दलजीत सिंह कोहली साहब हैं, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा गौरांग शाह साहब आपसे। जो बाजार की चिंताएं दूर हुई, कुछ नई चिंताएं जुड़ी, इसी बीच रिलायंस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जियो के आईपीओ को लेकर के, और ये ऐलान इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े मार्केट कैप के साथ इस ऐलान को बाजार को कैसे लेना चाहिए एक निवेशक के तौर पे भी? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। एक अनिवार्य है डिस्क्लोजर दे देना कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। इंतजार तो काफी समय से था, जियो मोबिलिटी की घोषणा हो, कारोबार को अलग किया जाए, अलग रूप में लिस्ट किया जाए। और पिछले साल भी हमने काफी कुछ बातें सुनी थी। मैनेजमेंट की तरफ से कभी ये भी बयान आया था कि हम अगले साल यानी कि इस साल हम सोचेंगे इसके बारे में, और आज ये एजीएम में इसकी घोषणा की गई है। और एक जो उत्साह था बाजार को, वहां पर निवारण आया है, मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां आई हैं, और इसको अलग करने का प्रयास अब भविष्य में आगे जाकर के होगा। तो और इसके साथ लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिनों में बाजार में ये सब बातें सुनी है, रिलायंस रिटेल को भी अलग करके लिस्ट किया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि ज्यादा उम्मीदें रखना भी कभी कभी अनिवार्य होता है, और वो अनिवार्य तब होता है जब हमारी सोच और मैनेजमेंट की सोच एक साथ चले। अगर आपकी सोच विपरीत है और मैनेजमेंट, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी इस प्रकार के कारोबार को अलग करके अलग रूप में लिस्ट करने की बात हो, तो हमें उस कंपनी की मैनेजमेंट की बुद्धिमत्ता, उनके विजडम और फाइन सेंस ऑफ जजमेंट पर छोड़ना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का उतावलापन नहीं करना चाहिए। तो अब ये स्पष्टीकरण आ गया, अब आगे जा करके थोड़ी बहुत और जानकारी मिलेगी तो और सहूलियत होगी हमें मूल्यांकन को लेकर के, समय को लेकर के, किस प्रकार से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इस कंपनी को अलग रूप में लिस्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, एक सकारात्मक सोच और विचारधारा आज जो घोषणा हुई है वो नजर आती है, मिलेगी। बिल्कुल सुनील स्वर्णम साहब, इसमें एक और महत्वपूर्ण ऐलान ये किया गया है कि इस आईपीओ से जो पैसे आएंगे उसमें से 27,500 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल होगा वो दरअसल कर्ज जुटाने में किया जाएगा। अब बाकी पैसे का इस्तेमाल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाएगा। इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले बात हो रही थी ऑफर फॉर सेल, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट ऑप्शन देने की बात हो रही थी। तो वहां से अभी ये कंपनी को अपने आप इस्तेमाल करने में करना है, वो बहुत बड़ी बात है। और नेचुरली इतना डेट को कम करने से इंटरेस्ट कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट होता है, देखिए ऐसी बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी बिल्ड आउट होता है तो कर्ज बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कम करना बहुत बहुत अच्छी बात है। बिकॉज इक्विटी मार्केट में एक दो डिविडेंड आप स्किप कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूं इस बात को कि पहली चीज ऑफर फॉर सेल नहीं है, दूसरी बात है कि डेट को कम करा रहे हैं ताकि बिजनेस अपना सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेच करे। और खास करके इसमें एआई का जो जियो प्लेटफॉर्म का, ये खाली टेलीकॉम कंपनी नहीं है, एक ब्रॉडर कंपनी है, तो वो भी एक अच्छी बात है।
ये ब्रॉडर कंपनी है, वो भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे इस पे मैं चाहूंगा दोनों हमारे जो बाकी के मेहमान हैं उनसे भी कमेंट लिया जाए। दलजीत सिंह कोहली साहब, जैसा कि अभी कह रहे थे सुनील सर कि ये फ्रेश इशू आ रहा है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जी हाँ लक्ष्मण जी, ये एक अच्छी बात है क्योंकि ऑफर फॉर सेल में तो सिर्फ पैसा उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ अब कंपनी के पास आएगा। अब ये बात अलग समझने की है कि कंपनी को कोई ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। ये लिस्टिंग पैसे के लिए नहीं हो रही है, ये लिस्टिंग हो रही है लिस्टिंग गेन्स के लिए और एक अपॉर्चुनिटी खोलने के लिए, क्योंकि टेलीकॉम स्पेस में हम देखते हैं कि किस तरीके का ग्रोथ है। अगर आप देखोगे ग्लोबली टेलीकॉम कंपनियां 4 या 5 टाइम ऑफ ईवी टू एबिटा पे चलती हैं। अपने यहाँ इंडिया में 10 से 12 टाइम 15 टाइम तक भी चली जाती हैं। तो ये उसका बेनिफिट लेने के लिए, लोगों को ऑप्शन देने के लिए, प्लस ये एक जो ओवरहैंग बहुत समय से पिछले 1.5-2 साल से बना हुआ था कि इसको कभी लिस्ट करने वाले हैं, आज आ रहा है कल आ रहा है, वो अभी फाइनल हो गया। तो आई थिंक ये उस हिसाब से पॉजिटिव है। बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये है कि इसमें कोई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुआ कि जैसे हमने वेदांता वगैरह में देखा कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस निकाल रहे हो तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब आपको एक वैल्यू अनलॉकिंग फ्री में मिलता है शेयर। तो यहाँ पर आपको ठीक है, ग्रोथ है और ग्रोथ वाला बिजनेस मिल रहा है और एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक नए बिजनेस में आपको पार्टिसिपेट करने की। बट मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें अभी सफाई आनी भी बाकी है। वो जब आती है तो शायद ये सारी जो आपने बताया चीजें शायद निकल कर सामने आए। अनिल राय जी, ये एक भारत का स्पेस एक्स मूवमेंट रहेगा जी, एकदम ये बहुत बड़ा मूवमेंट रहेगा। जनरली देखिए, ये जो जियो है सो केवल हमें टेलीकॉम कंपनी की तरह नहीं देखना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं। देखिए, आने वाले समय में और अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से आप एआई की चीज़ों को देख रहे हैं, जिस तरीके से डेटा सेंटर ने स्पीड पकड़ी हो, तो डेटा जो है अपने आप, ये बहुत पहले कहा था कि डेटा इज न्यू ऑयल। और हम लोग कई बार कहते हैं कि जियो को अगर आप मिरर इमेज देखेंगे ना तो वो ऑयल दिखाई देगा। तो वो अभी जो है नया जो बिजनेस मॉडल है वो हम जानते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो वैल्यू एडेड सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रही हैं। और आने वाले समय में जो, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ग्रुप के जो है अगर कहें तो हमें देखिए फेसबुक के साथ और मेटा के साथ में इनका कोलैबोरेशन ऑलरेडी है। आने वाले समय में ये एआई के क्षेत्र में, डेटा कह लीजिए कि एनालिटिक्स के क्षेत्र में बहुत बहुत ज़्यादा कुछ करने की प्लानिंग मेरे ख्याल से अंदर है मैनेजमेंट की। और ये तो केवल एक शुरुआत है, ये एक पब्लिक डोमेन में लाने की परंपरा, जैसा कि कहा कि इनको कैश की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक अलग कंपनी जब बनती है तो उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अभी नहीं दिखाई दे रही है, बट फ्यूचर में जब इनके प्लान्स ज़्यादा विजिबल होंगे तब लोगों को ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग इसमें दिखाई देनी शुरू होगी। तो फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग दिखाई देनी शुरू होगी और आगे चल कर देखना होगा कि प्राइस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं और इस पर हम लोग चर्चा आगे भी करेंगे जब मौका आएगा। लेकिन इस बीच हम लोग वापस से मार्केट पर लौटते हैं, क्योंकि बाजार में ये जो हफ्ता बीता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हफ्ता रहा। वो पिछले 110 दिनों के सारे उथल पुथल पे एक विराम लगाता हुआ दिखा जब हमने देखा कि यूएस और ईरान के बीच डील पर दस्तखत हो गई। हालांकि अभी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, आमतौर पर होता है जब भी कोई युद्ध में शांति वार्ता हो जाती है तो थोड़े बहुत उथल पुथल होते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटी माना जा रहा है कि सारा कुछ अब शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसको कैसे देखा जाए, सुनील सुरनम साहब? तो मैं मानता हूं कि देखिए ये बहुत बड़ी रिलीफ है और अब ये इस हफ्ते जो देखा हमने वो एक रिलीफ रैली था, मगर एक बुलिश रैली नहीं था। यानी इसमें क्या है, खास करके देखें तो इस हफ्ते में मार्केट हर दिन 0.5%, 0.25% ऐसे ही बढ़ा है और ये चारों इंडिसेस की बात है। और इसमें क्या है कि वो फ्राइडे को छोड़कर पिछले फ्राइडे को जब 2 से 4% तक सभी इंडिसेस बढ़े थे, वो उस दिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, पर इस हफ्ता वो सस्टेन नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि अभी भी एफआईआईएस की रुझान बदली नहीं है। अभी भी कल भी उन्होंने बेचा था, परसों 200 करोड़ खरीदा था, तो उनका भी जो है सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, मगर बाइंग इंटेंसिटी कहीं पे नहीं दिखा है, क्योंकि अभी भी उनके मन में इंडिया के ऊपर दबाव है कि $80 पे भी तेल है तो वो भी उसका फिस्कल इम्पैक्ट रहेगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड, ऐसे आपने जिक्र किया मानसून का, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन, तो फूड इन्फ्लेशन से आरबीआई की हालचाल कैसी रहेगी, क्योंकि अब फेड की रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो क्या आरबीआई के ऊपर दबाव, $80 पे तेल, फिर फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर यूएस में रेट हाइक होगा तो दबाव होगा, क्या आरबीआई रेट हाइक करेगी तो उसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा। तो ये सब चीजें अभी भी मार्केट के ऊपर हावी है। तो खाली वॉर का निकलना एक नेगेटिव निकल गया है,
और ये आने वाले दिन को ये बता रहा है कि ज्यादा गिरावट एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं मार्केट में, मगर ज्यादा उछाल भी नहीं एंटिसिपेट कर सकते हैं। मार्केट एक रेंज बाउंड सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक DII एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि आप देखें तो 3 महीने अभी देखे वॉर को स्टार्ट हुए, आपको 3.5 महीने हुए हैं, तो 3 महीने का रिटर्न देखे तो माइक्रो कैप इंडेक्स में 27% रिटर्न मिला है, स्मॉल कैप में 18% और मिड कैप में 14%, खाली लार्ज कैप में 4%। तो क्या है कि मार्केट की रिकवरी एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर ड्रिवन ब्रॉडर मार्केट रैली रही है। अभी भी FI का एक पॉजिटिव आउटपुट को लेकर लार्ज कैप लार्ज मिड कैप में चलान नहीं आ रहा है, और वो मेरे लिए आने वाले दिन में वो ट्रैक करना जरूरी है। तो वॉर एक नेगेटिव हट गई, बस समझिए कि इससे एकदम नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव तो नहीं बना है। एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना है, वॉर हटा है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन एक रेंज बाउंड ही रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे अलग अलग लॉजिक यहाँ पे सुनील स्वर्णम साहब ने दिए। दलजीत सिंह कोहली साहब, एक रेंज बाउंड ही रहेगा और FIs अभी भी मतलब निकलना कम कर दिए हैं, आना शुरू नहीं किए उस हिसाब से। जी हाँ लक्ष्मण जी, क्योंकि उनके पास अभी कोई ऐसा रीजन नहीं है हमारे यहाँ आने का। जो रीजन जो बने हुए थे, हमारे पास AI ट्रेड नहीं है, हमारी ग्रोथ कम है, हमारी वैल्यूएशन ज्यादा है, वो सब इश्यूज तो अभी भी हैं। इनफैक्ट उसमें तो अभी और थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून नॉट कमिंग ऑन टाइम। तो अगर जो हम लोग पहले से कई बार बात किया है कि Q1 के नंबर्स और Q2 के नंबर्स जो हैं, वो उसमें एक्चुअली वॉर का इम्पैक्ट दिखेगा। तो एक्चुअली ये जो नंबर्स आएंगे वो डाउन ट्रेंड होगा, तो आपको थोड़ा डाउनग्रेड्स देखने को मिलेंगे जब ये नंबर्स अनाउंस होंगे, जून क्वार्टर के नंबर्स और सितंबर क्वार्टर के नंबर्स। तो ये तो सबको ही पता है कि अगर हमारे यहाँ ग्रोथ कम हो रही है और वैल्यूएशन तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा घटा नहीं है, तो फिर उनके पास कोई रीजन नहीं है हमारे पास आने का, और नया कुछ ऐसा किया नहीं है। थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव टैक्सेशन साइड पे जो बॉन्ड वाला साइड किया था, बट इक्विटी मार्केट के लिए वो भी कुछ खास आया नहीं है। तो आई थिंक वो उनके लिए कोई FIs के लिए अपना व्यू बदलने का कोई रीजन दिख नहीं रहा है। FIs के लिए व्यू बदलने का कोई रीजन दिख नहीं रहा है। गौरांग शाह साहब, क्या FIs इस इंतजार में बैठे हैं क्या कि आपने बॉन्ड के लिए तो कर दिया, कुछ इक्विटी के लिए करिए तो फिर आए हम? तो देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अगर बाजार में कोई चिंता न हो तो चिंता का कारण होता है लक्ष्मण भाई, क्योंकि सभी पहलू सकारात्मक आ जाते हैं तो फिर मुझे चिंता होने लगती है। तो अच्छा है कि चिंता है बाजार में, ये हमें और आप सबको सतर्क रखता है। दूसरी बात, जहां तक विदेशी संस्थागत निवेशकों का सवाल है, मैं बिल्कुल सहमत हूं दलजीत भाई से। ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, एक जो बहुत बड़ी नकारात्मक परिस्थिति युद्ध के रूप में पूरे विश्व भर के बाजार पर और हमारे बाजार पर मंडरा रही थी, वो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि वहां पर किसी भी तरह के शांति प्रस्ताव पर आगे जाकर के सहमति बनेगी। वहां पर भी 60 दिन है और 30 दिनों में अमेरिका अपनी नाकाबंदी बंद करेगी और ईरान की तरफ से जो भी नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते। और उसके साथ साथ जैसे अभी बात चर्चा चल रही थी, इंद्रदेव के आशीर्वाद इस बारी हमारे देश में पहले वर्षों की तरह नहीं रहेंगे, और अगर ये बारिश की किल्लत हुई तो हमारी जो जनसंख्या है वो बड़ी मात्रा में कृषि उद्योग पर निर्भर है। आय अगर पैदावार कम होगी तो स्वाभाविक है ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों में जो आय है उस पर असर पड़ेगा। आय पर असर पड़ेगा तो मांग पर असर पड़ेगा, मांग पर असर पड़ेगा तो खपत पर असर पड़ेगा, महंगाई दर पर असर पड़ेगा, विकास दर पर। तो हो सकता है, और अभी तो ये पहले के दिन है, अगर आगे आने वाले 15 दिनों में 20 दिनों में अगर बारिश जोर पकड़ लेती है, और बहुत जरूरी ये है फैलाव, वर्षा ऋतु का फैलाव किस प्रकार, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो उसके पश्चात। और अगर आपने जो बोला डेट मार्केट में, तो माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने खुद एक समिति में ये कहा था कि ये तो शुरुआत है, आगे जाकर के जो भी अनिवार्य कदम होंगे और जो भी नियमों में परिवर्तन करना होगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये उम्मीद लेकर के हम आगे चल सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत और रुझान विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो है वो सकारात्मक बन जाए। तारीख बताना और समय बताना मेरे ख्याल से ये किसी की भी लिए संभव नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, और ये निर्भर करेगा क्या बदलाव होता है।
क्या बदलाव होता। हालांकि इसमें दो चीजें हैं, गौरांग शाह साहब, आपने कहा बड़ी अच्छी बात की, और चिंताएं नहीं होती तो आपको टेंशन होने लग जाती है। तो मुझे याद आया कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ा करते थे अपने कॉलेज के दिनों में, तो एक टेंशन थ्योरी एक थिंकर ने दिया था, शायद मैकलीलैंड कुछ नाम था उनका। तो बड़ा फेमस थ्योरी था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेंशन ना हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का विकास रुक जाता है। तो ऐसे ही मार्केट की हालत है, अगर टेंशन ना हो तो मार्केट का ग्रोथ रुक जाता है। अनिल जी, इन्होंने एक चीज कही, वो है मॉनसून को लेकर के। मॉनसून को चूंकि अनुमान आ चुका है, बाजार के बारे में आप ही लोग क्या हमें बताया करते हैं कि हम लोग पहले से फैक्टर इन कर लेते हैं, तो बाजार क्या इसको फैक्टर इन नहीं कर लेगा अभी तक? देखिए, फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको याद हो लक्ष्मण जी, तो पिछले बार जब हम बैठे थे तो मैंने क्या कहा था कि पता नहीं क्यों भारतीय बाजारों पे ऐसा लग रहा है, स्टॉक मार्केट पे स्पेशली, कि एक के बाद एक कोई नया नया संकट जो है आता ही जा रहा है। और अभी जैसे अब ये ईरान के साथ थोड़ा सा सेटलमेंट होकर के इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में रिलीफ मिली ही थी, कि पिछले महीने हफ्ते ही हमने डिस्कस किया था कि एल नीनो जो है वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ाने की तैयारी करना शुरू कर चुका है। 90% ऑलरेडी माना गया है कि इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। और लक्ष्मण जी, पता है सबसे खतरनाक चीज क्या हो रही है इसको लेकर के, कि माना यह जा रहा है कि 2027 में ये सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट दिखाई देगा, अगले साल, यानी कि वो सबसे ज्यादा ड्राई सीजन क्रिएट करेगा। मुझे सबसे खतरनाक दिख रही है कि जो भी चीजें हो रही है ना, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सब बाहर का। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया, भाई हम क्या करें, ईरान पर हमला कर दिया, हमारी क्या गलती, मॉनसून खराब हो गया, हमारी क्या गलती, अल्ले दे के सब लोग हम लोग जो है नहीं है ना। इसके साथ साथ देखिए, अभी आपने देखा, हम तो पहले से, हम लोग सतर्क तो पहले से थे, लेकिन देखिए अचानक से जो आज जो धमाका हुआ आईटी को लेकर के, कि 5.5% पूरा का पूरा एक इंडेक्स आज डाउन हुआ, और उसकी वजह से भी सेंटीमेंट काफी खराब हुआ। लेकिन जो ये हमारी कोई गलती नहीं, इसमें भी हमारी भी गलती नहीं। वो एक्सेंचर का ग्रोथ ये कमजोर दिखा तो हम यहाँ पे नाराज हो गए और हमारे आईटी इंडेक्स गिरने लगे। अब इसीलिए मैं कई बार जो है, लोग हो सकता है कई लोगों को पसंद भी नहीं है, मैं कई बार यहाँ पे अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का समर्थन भी करता हूँ। भाई उनको क्यों कोस रहे हैं, वो तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो किया तो ट्रम्प साहब ने किया। अब बचाए कितना बचा, अपने हाथ में बचाने के लिए हथियार उतने चाहिए ना। अब रही बात इसकी कि क्या एफआईआईज ने इसको प्राइस इन, या मार्केट ने पूरा प्राइस इन कर लिया है क्या, तो इसका अंदाजा अभी लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बाजार के जिस तरीके से हम लोग चाल देख रहे हैं, कि मार्केट जिस तरीके से अगर देखें तो सेफर बेट्स की तरफ जा रहा है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उधर की तरफ आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा डिमांड बन रही है। तो वो ये बता रही है कि अभी एक तो आईटी से बाजार दूर रह रहा है, और मान के ये चल रहा है कि एफआईआईज के पास, देखिए एफआईआईज वो देखिए एक बिजनेसमैन की तरह से सोचते हैं ना, कि भाई हमें इस पैसे को कहां लगाने पर सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो अभी इंडिया में उनको कोई वो कारण नहीं मिल रहा है कि किस सेक्टर में लगाएं जहां से उनको ज्यादा मुनाफा मिले। अभी उनको एआई की थीम मिली हुई है यूएस में, तो वहां पर वो लगा रहे हैं। वहां के मार्केट आप देखिए ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, हम तो अभी प्रीवियस हाई को भी टच नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आज हमने 24,000 बड़ी मुश्किल से बचाया है, अदरवाइज लग रहा था कि 24,000 भी आज पार नहीं होगा। तो ये अब 2027 में जैसा कि अनुमान आ रहा है, और मैं काफ़ी समय से एल नीनो के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आपको मालूम है ये बात, तो उसमें ये लग रहा है कि 2027 में इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होने वाला है, और उसको लेकर के हमारी इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं एक डेंट की अनुमान जो है वो विदेशी निवेशक लगा रहे हैं, और इस नाते बड़े वो सतर्क हैं निवेश करने में। हाँ, सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, डीआईआई से मिल रहा है, और हमारी एसआईपी से मिल रहा है। हालांकि अब एसआईपी का भी फ्लो आपको पता है कि धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके भी मोमेंटम में थोड़ी सी अब कमजोरी आ रही है। आराम कहाँ से, रिलीफ हमारे पास है मानसून के सीजन में, जो हम किसको बोलते हैं, इंडियन ओशन डायपोल जो है, आईओडी, यानी कि अरब सागर के बीच में जो घटना घटती है, उससे हमको मानसून में थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। वो थोड़ी स्कैटर्ड रिलीफ होगी, लेकिन जो मेजर इंपैक्ट है वो अभी भी एल नीनो का बना हुआ है, और कहीं ना कहीं वो डर जो है लंबे समय तक के लिए एक नेगेटिव डेंट क्रिएट कर सकता है, लंबे समय के लिए नेगेटिव डेंट क्रिएट कर सकता है। इसमें सुनील सर, मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि एक डेंट तो आया आपको ईरान वॉर का, अब उसका इम्पैक्ट आपको Q1 के रिजल्ट में दिखेगा, ये हर कोई मान के चल रहा है, तो क्या Q1 के बाद के लिए भी बहुत होपफुल ना रहा जाए? नहीं, देखिए मार्केट को पता है कि Q1 खराब रहेगा। वेरी ऑफन मार्केट की बात क्या कि अपनी जो एंटिसिपेशन, एक कंसेंसस एस्टिमेट, उससे बेहतर या कम हो, उसी से लेना देना है। अभी सबको पता है कि Q1 खराब होने वाला है। हर कंपनी के लिए, हर सेक्टर के लिए एक गणित अभी चलती रही है कि क्या इम्पैक्ट होगा। अब एक्चुअली कंपनी ने उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। कैसे मैनेज?
अगर उनकी टॉप लाइन अच्छी बढ़ी तो ये मार्जिन को कवर करके ईपीएस को प्रोटेक्ट कर सकती है, या फिर उन्होंने अपना टाइटन किया बेल्ट और कॉस्ट को रिड्यूस किया, तो अभी भी मैं होप नहीं गवा रहा हूं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन कम है, तो शायद Q1 की रिजल्ट से मार्केट उतना नाराज न हो। वो एक बात। यह है कि गाइडेंस के ऊपर हर क्वार्टर में रिजल्ट जब आते हैं तो पब्लिश तो होता है, मगर एक एनालिस्ट कॉन कॉल फ्यूचर के बारे में बात होती है। अगर वो गाइडेंस पॉजिटिव है तो मार्केट डेफिनेटली उसको लेकर डिस्काउंट करेगी और रिजल्ट को इग्नोर भी करेगी। तो मेरा मानना है कि Q1 इतनी हम बैड नकारात्मक तरीके से बात कर रहे हैं तो मार्केट बहुत डिप्रेशन में है उस रिजल्ट के बारे में। तो अब जो भी आएगा अच्छी ही आएगा, उससे बेहतर आएगा और मार्केट शायद एक रिकवरी मोड में आ सकता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, तब कुछ मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। गौरांग शाह साहब, हम तो ये मान करके काफी समय से चल रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी बहुमत जो होता है ना लक्ष्मण जी, वो नकारात्मक सोच के तरफ चला जाता है ना, तो मैं पसंद करता हूं विपक्ष में जाकर के खड़ा होने के लिए, क्योंकि कभी कभी वो कारगर सोच समझ और रणनीति साबित होती है। और मैंने पहले भी हमने ऐसे शो में किया, हमने हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर, सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार, सीएनबीसी टीवी 18 पर एक ही बात रखी थी कि मैंने मेरी एसआईपी बंद नहीं की है, ऊपर से मैंने 2 नई एसआईपी शुरू कर दी। ये निर्भर होता है कि आपका नजरिया क्या है। देखिए, पहली तिमाही को नतीजों को लेकर के शायद हो सकता है कि बाजार थोड़ा बहुत संकोच करे, थोड़ा नीचे आए। ये तो निर्भर करेगा किस प्रकार के आंकड़े आते हैं और किस प्रकार के अनुमान से नीचे के तरफ के आंकड़े आते हैं। लेकिन अगर आप इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही, दूसरी तिमाही को भी छोड़ दें, और अगर आप शायद तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, अगले वित्तीय वर्ष की बात करें या उससे आगे की बात करें, क्योंकि देखिए शेयर बाजार हमेशा यही पूछता है आपसे कि आप निवेश करके कितना समय दे सकते हैं आपके निवेश को। ये नहीं कि आपको चट मंगनी पट ब्याह वाला परिस्थिति चाहिए। तो और आपको अनुशासन रखना है और उसके साथ आपको धैर्य रखना है। ये अगर 2 चीज नहीं है आपके पास तो आप कृपया करके शेयर बाजार में ना आए। और मैंने हर बार ये कहा है कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत मिल रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी बहुत दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे शायद थोड़ा बहुत बाजार में मायूसी या नीचे के तरफ के दायरे देखने मिले। लेकिन आपकी विचारधारा क्या है, आप सोच समझ के सक्षम। और ऐसा भी नहीं है लक्ष्मण भाई, इस दरमियान में काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सर्वोच्चम अपना स्तर बनाया है। कुछ क्षेत्र ऐसे जो इतने प्रभावित नहीं हुए। तो आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपकी सूझबूझ और समझ के ऊपर है कि आप कहां पर जाते हैं शेयर बाजार। मैं फिर से ये कहूंगा, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ लक्ष्मण जी कि हम ये जो समय बिता रहे हैं ना, काफी लंबे समय बिता रहे हैं, ये एक मजबूत नींव और बुनियाद बनाने का प्रयास हो रहा है। इसके बाद जो सकारात्मक सोच उभर करके आएगी, परिस्थितियां उभर के आएगी, वो हमें और सहारा देंगे, और ये मजबूत नींव और बुनियाद जो बना रहा है वो सक्षम रूप से टिक पाएगी और ऊपर के तरफ के दायरे बनेंगे। बिल्कुल सक्षम रूप से टिक पाएगी, ऊपर की तरफ दायरे बनेगा। दलजीत सिंह कोहली साहब, जब तक अल नीनो का असर दिख नहीं जाता, बाजार फैक्टर इन नहीं कर जाता, तब तक कोई परहेज करने की सलाह? नहीं लक्ष्मण जी, एक्चुअली अगर हम देखें तो ओवरऑल इंडाइसिस की बेसिस पे ये सब डिस्कशन का कुछ मीनिंग है, बट अगर आप कंपनी वाइज जाएंगे वो तो अल्टीमेटली आपको हर कंपनी के स्पेसिफिक पे डिस्कशन करके निकालना है। और वहां पर आप देखेंगे कि अच्छी बात हमारे यहाँ ये है कि बहुत वैरायटी ऑफ स्टॉक्स है, बहुत वैरायटी ऑफ सेक्टर्स हैं, तो आपको हर लेवल पे कुछ ना कुछ मिलता है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ठीक है कि कभी कोई ना कोई बाजार में तो न्यूज हर समय कुछ ना कुछ चलती रहेगी, तो आपको उसको इग्नोर करके दूसरे पे जाना है। आपको अच्छी चीज ढूंढने, वो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो इंडेक्स लेवल पे भी इतना कुछ वॉर हो गया, इतना हम नेगेटिव बात कर रहा है, बट इंडेक्स कहाँ कुछ 24,000 23,000 यही सब में चल रहे। ऐसा तो नहीं हुआ कुछ हम बहुत नीचे घुस गए, एकदम 20-25% नीचे चले गए जहां हमें इतना परेशान होने की जरूरत है। तो एक्चुअली मार्केट ने सब वॉर ऑफ वरीज को क्लाइम किया है। तो हमें ऐसा नहीं मान रहे हैं कि, बट जो आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, इवन इन राइट टाइम्स, अगर ये सब मानसून नहीं भी होता तभी भी अनुमान क्या था हमारा 12% निफ्टी लेवल पे ग्रोथ का, 10 से 12% का अगले 26, 27 और 28 की ग्रोथ का ईपीएस का अनुमान है। तो अब 12% की ग्रोथ पे क्यों कोई एफआईए आएगा, जबकि दूसरी जगहों पे उसको 50% 25% ग्रोथ वाली चीजें मिल रही हैं। तो ये रिलेटिव है। अभी इस समय ऐसा पीरियड है जब हम थोड़ा
रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और काफी 1-1.5 साल से कर रहे हैं। अब ये कब बदलेगा, ये कोई ना कोई चीज या तो वहां कुछ खराब होनी चाहिए या हमारे यहाँ कुछ नया हमारे यहाँ कुछ अच्छा नया होनी चाहिए। तो वैसे अदरवाइज अगर हमारे आपको लगा पास स्टॉक स्पेसिफिक तो आइडियाज रहेंगे ही रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स पे जाएंगे तो वो आपको उतना अट्रैक्टिव शायद ना दिखे। लेकिन एक चीज़ और जो आपने कहा कि एफआईज क्यों आएंगे बाहर, जब उनको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है। हमारे यहाँ तो कुछ अच्छा हो जाए या तो वहाँ उनके यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हमारे यहाँ अच्छा होने के लिए क्या हो सकता है? तो जो सबसे पहले हमने बात किया था ये कि टैक्सेशन को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों की है, विच अगेन इज अ रिलेटिव थिंग। नो, मुझे टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मुझे एक जगह पे कम पैसे देने पड़ते हैं, दूसरी जगह ज्यादा देने पड़ते हैं, ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि मुझे भाई दूसरी जगह भी उतना ही दो, मैं क्यों आपके पास जाऊं। अगर हम इंडिविजुअल भी होंगे तो यही बोलेंगे ना, यहाँ 10% लग रहा है, यहाँ 15% लग रहा है, तो मैं 10 वाली जगह पे जाता हूँ। तो अब अगर या तो सब जने 15 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको देना ही पड़ेगा, फिर 15 ऑप्शन नहीं है। तो एक रिलेटिव परफॉर्म आपको जब अपने वर्ल्ड में सी वी हैव टू कम्पीट फॉर दिस कैपिटल। नो, अभी कंपटीशन का जमाना है, हर चीज के लिए कम्पीट करना है हमको। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपनी दुनिया में ही अलग चलेंगे। तो एक वो चीज को करना है। दूसरा, हमको जो ग्रोथ को जो है वो हमारा एनेमिक ग्रोथ है। क्या हम कैपिटल गुड्स के बारे में कब से बातें कर रहे हैं, जो कैपेक्स होगा, कैपेक्स साइकिल रिवाइव होगी। मेरे ख्याल से मैं 10-12 साल पहले रिसर्च करते थे, तब भी ये रिपोर्टें लिखते रहे। अभी पिछले 10 साल से देख रहे हैं वो कैपेक्स साइकिल कभी चालू हुई नहीं, राइट। तो वो क्यों नहीं हो रही, जबकि हम सब बोल रहे हैं कि हमें वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जीडीपी ग्रोथ दिखाते हैं, हमारे नंबर्स इतने स्ट्रांग हैं, फिर भी हमारे यहाँ कैपेक्स नहीं है। तो वो जो डिमांड आ रही है वो कहाँ से पूर्ति हो रही है, या वो नंबर्स में प्रॉब्लम है या क्या इशू है, हमको उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। जब तक हम ग्रोथ नहीं दिखाएंगे और थोड़ा ये रिलेटिव टैक्सेशन मैटर्स को सॉल्व नहीं करेंगे, आई थिंक हम अट्रैक्टिव नहीं बनेंगे कैपिटल फ्लोज के लिए। ये आपने जो दूसरा पॉइंट कहा ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि आखिर इतने सारे डिमांड आ रहे हैं तो डिमांड पूरा हो कैसे रहा है। अगर कैपेक्स नहीं हो रहा है तो मैं तो छोटे छोटे शहरों में जाकर देखता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सिर्फ एक ज़माने में सिर्फ साउथ दिल्ली तक सीमित रहा करती थी, उनके शोरूम खुल रहे हैं छोटे मझोले शहरों में जाकर के। बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम खुल रहे हैं। मतलब वैसे मैं अपने आंखों से जो देखता हूँ वो बता रहा हूँ। आखिर ये सब डिमांड पूरा कैसे हो रहा है, कैपेक्स हो क्यों रहा है, या फिर कैपेक्स हो रहा है आंकड़ों में नहीं दिखता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, इस पे सुनील सर आपके पास भी सवाल लेकर के आऊंगा मैं। लेकिन एक चीज जो दलजी जी ने कहा कि टैक्सेशन हमें अगर उसमें कुछ रियायत दी जाए तो वो एक एफआईज के लिए आकर्षण का पॉइंट हो सकता है। अनिल राय जी, ये टैक्सेशन जो है, मुझे एक चीज समझाइए कि अभी हमें यूएस के मार्केट में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है भारत के से पैसा निकाल करके। अगर हम टैक्स घटा देंगे तो क्या ये नहीं होगा तो और फायदेमंद दिखेगा, और पैसा निकालोगे तो टैक्स में निकाल के चलो वहां ज्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, देखिए, एकदम मैं कह रहा हूं कि अभी फिलहाल टैक्सेशन केवल एक पॉइंट नहीं है लक्ष्मण जी, एकदम क्लियर सी बात है। जवाब हम टैक्सेशन और दीजिए, क्योंकि हमें कंफ्यूजन है। अगर टैक्सेशन में बेनिफिट मिलती है तो डेफिनेट सी बात है, क्योंकि हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी, देखिए अगर मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर हूं तो मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां पर ग्रोथ रेट ज्यादा मिल रही है, तो मैं डेफिनेटली अपना, और भी तो कहीं ना कहीं टैक्स हाई है बोल करके मैं कुछ फंड अपने रोके हुए हूं, अदरवाइज मैं तुरंत वहां से निकाल करके और उस जगह लगाऊंगा जहां मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो टैक्सेशन जो है कि इन्वेस्टर के लिए सेकेंडरी मैटर होता है। सबसे नंबर 1 जो मुद्दा होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कहां पर मेरे इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है, कहां की इकोनॉमी या कहां के सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रही है, हमें वो इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो फोकस करना है। सुनील सर, ये वाला लॉजिक कितना सही है? मतलब वैसे ही मैं लॉजिकल कर रहा हूं, मुझे नहीं पता फाइज आपके संपर्क में रहते हैं, मेरे संपर्क में वैसे रहते नहीं है कि हमें टैक्स कम लगेगा तो हम और निकालेंगे पैसा। अभी तो इस डर मारे निकाले जो टैक्स कट जाएगा मेरा ज्यादा। ये क्या हो गया कि टैक्स बहुत हाइप हो गया है, अब बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर आप देखें तो एक लॉन्ग टर्म एफआई के लिए टैक्स मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो पेंशन फंड 10-20 साल के लिए निवेश कर रहा है। सेकंड, एक 5 साल का निवेश भी देख ले, वो उसको फैक्टर इन करके ओवरऑल वेटेड एवरेज में देखता है कि क्या मेरी प्रॉफिट बनेगी कि नहीं। ये शॉर्ट टर्म जो हेज फंड्स होते हैं उनके लिए टैक्सेशन बोर्ड, क्योंकि 3 महीने का कॉल लेते हैं और 3 महीने में शॉर्ट टर्म कैपिटल पे करने से उनको बार ऑफ एंट्री इंडिया में हाई हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म पैसा अगर टैक्सेशन हट गया तो शॉर्ट टर्म जो कॉल लेते हैं 3-3 महीने का, 4 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, वो पैसा जरूर आएगा, बिकॉज उनको अभी वो हट गया है एक बैरियर। तो शॉर्ट टर्म पैसा आएगा, मगर वो निकलेगा भी इतनी तेजी से जब उन्हें दूसरी मार्केट अट्रैक्टिव दिखती है।
राइट। तो मेरा मानना है कि अगर आज कैपिटल गेन्स टैक्स हट गया तो जरूर शॉर्ट टर्म में कुछ आ सकते हैं, मगर क्या वो 3 महीने के टिके रहेंगे, ये सवाल उठता है। तो मेरे ख्याल में टैक्सेशन एक इश्यू है। और अगर आप समझ रहे हैं कि निर्मला जी अगर इक्विटी टैक्सेशन को भी हटाने की बात कर रही है, मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि उन्हें डेट का टैक्सेशन क्यों हटाया ये समझिए। उनका कोई प्यार मोहब्बत नहीं है एफआईआर, डेट एफआईआर से। उनको चाहिए था अपना करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दे वांटेड डेट। सेकंड, गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को जुटा था। इट इज अ प्योरली सेल्फिश एक्ट फॉर आवर नीड। सेल्फिश माने नेगेटिव मत लीजिए, स्वार्थ, एवरीबॉडी सेल्फिश, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये उन्होंने अपने देश के लिए, अपने करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉलेटिलिटी से, और अपने गवर्नमेंट को पैसा उठाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम के लिए सस्ता मिले। ऑलरेडी 20 बेसिस पॉइंट्स गिर गया है। तो ये एक कैपिटल गेन्स टैक्स इक्विटी में हटा रहे से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट, और इतना पैसा नहीं आएगा कि करेंसी को वो सपोर्ट करेगी, बिकॉज करेंसी के लिए और 3 स्टेप्स भी ले लिए हैं इन टर्म्स ऑफ एसएनआरबी, पीएस का, ईसीबी, ये सब कर लिया है गवर्नमेंट ने। तो अभी इक्विटी टैक्सेशन घटाने की बात नहीं है होगी उनके मन में। अभी तेल भी घटने लगा है और अभी रुपए की स्थिति मजबूत लग रही है, बिकॉज एसएनआरबी के कारण ही 20 से $35 बिलियन इनफ्लोस की बात हो रही है। ऑलरेडी डेट में रिलैक्सेशन देने के बाद 32,000 करोड़ डेट एफआईएस ने निवेश किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो वो पैसा आ रहा है, रुपये मजबूत है और अगले 3 महीने तक मजबूत ही रहेगी। तो इससे बेनिफिट ऑलरेडी इक्विटी मार्केट को मिल रहा है, बिकॉज मैंने देखा एफ&ओ डेटा में मैंने देखा कि शॉर्ट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया को एक करेंसी वीकनिंग के कारण एक हेज फंड शॉर्ट करता था, अब 3 महीने में करेंसी वीकन होते नहीं दिख रहा है, तो वो शॉर्ट्स बंद हो रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली इसका भी कोई इफेक्ट आ रहा है। मगर ये पूरी टैक्सेशन की बात जो है, ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मेरे ख्याल में कुछ मायने नहीं रखती है। यस, हट गया तो बात अच्छी है, मगर शॉर्ट टर्म चर्निंग और भी बढ़ जाएगा अगर टैक्स को हटा दिया तो। फ्यूचर में इमीडिएटली पैसा आएगा। अनिल जी को जोड़ना चाहते हैं। जी, जैसा सुनील जी ने कहा, एकदम सही बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है ना एक लॉन्ग टर्म फंड के डिमांड करना। ये जो हेज फंड 2 या 3 महीने की ट्रेड लेते हैं, उससे एक तो बहुत बड़ा फंड नहीं आता और बड़ा वो टेम्परेरी फंड होता है। जो रियल मनी आती है, फॉरेन रिजर्व जो आता है, फॉरेक्स आता है हमारे देश में, वो एफडीआई के फॉर्म में आता है या फिर लॉन्ग टर्म एफपीआई के फॉर्म में आता है। इन दोनों को शॉर्ट टर्म आपके टैक्सेशन इवेंट से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक चीज ऐसा एरिया है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस समय, कि हमारे पास अपनी इकोनॉमी में हमको ऐसे सेक्टर, जैसे डेट में भी उन्होंने इसलिए किया क्योंकि डेट का फंड जनरली लॉन्ग टर्म होता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो आज लगा के तुरंत 3 महीने में निकाल नहीं लेंगे। दूसरी चीज, जो हमारे पास इकोनॉमिक जो एक एरिया था, जहां की जैसे दलजीत जी ने कहा कि बहुत दिनों से बात चल रही है कि हम अपनी इकोनॉमी में कैपेक्स साइकिल बढ़ाएंगे, कैपेक्स साइकिल, या फिर अपनी जो स्पीड अप करेंगे इकोनॉमिक्स को, तो वो एरिया एक मिसिंग है। जैसे लक्ष्मण जी अभी बात चल रही थी, अगर ध्यान हो, कि हम चाइना प्लस वन वाली अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, लेकिन अभी भी हम उस तरीके के प्रोड्यूसर नहीं बने हैं, वर्ल्ड की नीड को फुलफिल अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जिस समय हम पूरी दुनिया में, मैं एक डेटा देख रहा था कि जिस समय एक समय हुआ करता था जबकि इंडिया पूरी दुनिया का 40% के आसपास जीडीपी इंडिया का हुआ करता था, उस समय हम पूरे वर्ल्ड में, जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, तो पूरे वर्ल्ड में हम उनको गुड्स प्रोवाइड करते थे और उसके बदले में वहां से हमें सोना मिलता था। अब इस समय हमारे पास ऐसी क्या चीज है जिससे हम पूरी दुनिया की नीड को फुलफिल करें और जहां से हमें फॉरेन एक्सचेंज या अदर फॉर्म में इनकम जनरेट हो? जब तक हम इस चीज को स्पीड अप नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी भी नहीं बढ़ेगी और फिर इन्वेस्टमेंट तो देखिए उसके सेकेंडरी मैटर है। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इन्वेस्टर तो आएंगे पीछे। इसमें एक दलील ये भी दी गई थी सुनील सर, जब ये कैपिटल गेन्स टैक्स घटाया गया था बॉन्ड के लिए, तो वो दरअसल एफआईज के लिए हुआ नहीं था। ये दरअसल ब्लूमबर्ग के जो ग्लोबल एग्रीगेटर इंडेक्स है या वो बॉन्ड इंडेक्स है, उसमें भारत शामिल हुआ था। तो उसको कैसे हेल्प किया जाए, फैसिलिटेट कराया जाए, उसका एक मकसद यहां पे था। गौरांग शाह साहब, टैक्स वाले पे मैं आपकी भी राय चाहूंगा, क्योंकि सरकार नहीं हटा रही है टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उसके पीछे एक दलील ये भी हो सकती है ना कि हटाने से क्या हमको वाकई फायदा होगा क्या? सुधरेगी सिर्फ केवल मात्र टैक्स को घटाने से या बढ़ाने से विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, ये विकल्प गलत है, या और विचारधारा भी गलत है, क्योंकि ये मात्र मापदंड नहीं है। अगर आपका टैक्स ऊपर है, लेकिन अगर आपका शेयर बाजार आपको 15% है, उससे ऊपर की रन रेट देता है सालाना,
आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ती हैं, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो अभी रिवाइज की गई है डाउनवर्ड्स, वो वापस ऊपर की तरफ अगर चलने लगती है और खपत को लेकर के सकारात्मक असर नजर आते हैं और सरकार की नीतियां उसके साथ साथ अगर सक्षम रहती हैं, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से हायर टैक्स लोअर टैक्स ये कोई मायने नहीं रखता। तो टैक्स को कम करने से मेरे ख्याल से, ये मेरी विचारधारा है, मैं कितना सही गलत मुझे नहीं पता, इस प्रकार की परिस्थिति में अगर आप सिर्फ केवल मात्रा आकर्षण दिखाने के लिए अगर आप टैक्स में किसी प्रकार की भी कमी करते हैं तो मेरे ख्याल से वो अनिवार्य कदम नहीं होगा। फिर आपके विपक्ष को और एक तेल से भरा हुआ टैंकर मिल जाएगा आग में ढकेलने के लिए। तो एक ये टैक्स मेरे ख्याल से इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक विकास और जो आंकड़े हैं मैक्रोज और जो डेटा पॉइंट्स है वो अगर सकारात्मक आते हैं वो जरूरी है। और मैं सहमत हूं, मेरे ख्याल से मंच पे किसी ने कहा था एफपीआई मनी जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एफडीआई। ये अनिल जी ने कहा था, लेकिन टैक्स का मुद्दा दलजीत जी ने उठाया था। आप तीनों लोगों ने कहा कि नहीं भाई सिर्फ टैक्स से काम चलेगा नहीं, तो दलजीत जी को एक मौका जरूर दिया जाएगा अपनी बात को फिर से रखने का। लक्ष्मण जी, मैंने पहली बात तो ये नहीं कहा कि सिर्फ टैक्स करना है, बट टैक्स एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ये मानना बिल्कुल। पहली बात ये जो बोलना कि टैक्स का परसेंटेज से कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर हम टैक्स घटाते हैं तो सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले ही आते हैं, लॉन्ग टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत सिंपलिस्टिक अजम्पशंस हैं। जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, हमको पता है जब फंड मैनेजर के ऊपर इतना बड़ा डंडा रहता है कि 20 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट आउट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसको दिन रात मेहनत करनी होती है, तो वहाँ हर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस, चाहे वो टैक्स के रूप में है चाहे किसी और रूप में है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है और वो उसको कंसिडर जरूर करता है। ये मानना कि टैक्स, मैंने ये नहीं कहा कि टैक्स ही एकमात्र तरीका है आने का, बट ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट है और ये सामने सामने दिख रहा है ना। एक चीज होती है कि जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है उसको ठीक कर लो, उसके बाद बाकी जो, अब जैसे हम कैपेक्स की बात कर रहे हैं तो वो कैपेक्स साइकिल कल एक दिन में शुरू नहीं होने वाली है, 6 महीने में शुरू नहीं होने वाली है, उसके लिए और बहुत सारी नीतियां चेंज करनी है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपके सामने दिख रही है। और तीसरी चीज ये कि जब आपको रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, तो आपको अपने आप को सजाना धजाना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप ये बोलो कि हमें अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हमारे पास अगर कुछ मैग्नेटिक पावर है तो ऑब्वियसली लोग अपने आप आएंगे, लेकिन अगर वो पावर नहीं है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसमें ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जो आपको हेल्प करता है। एक चीज और मुझे समझा दीजिए दलजीत जी कि मान लिया एफआईज एक्स अमाउंट इंडियन मार्केट में डालते हैं, एक्स अमाउंट यूएस में डालते हैं अभी के सिचुएशन में, तो रिटर्न का डिफरेंस मोटा मोटे कितना उनको दिखता है? अभी तो बहुत ऑलमोस्ट आई थिंक हमारे यहाँ 10-12% भी नहीं मिला है, वहां पे तो 18 से 20% तक भी मिला। तो इतना बड़ा 500-600 बेसिस पॉइंट का भी अंतर है। हाँ ठीक, 500-600 बेसिस पॉइंट समझ गया मैं आपकी बात है। इसमें मार्केट क्या है इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें एक चीज समझा दीजिए कि 12.5% का एलटीसीजी लगा देते हैं, अभी लग रहा है, तो अगर वो हटा देते हैं तब भी उनके लिए प्रॉफिटेबल यूएस मार्केट होगा? ऑब्वियसली होगा, बट इट इज ऑल अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब उनके लिए लक्ष्मण जी ये समझिए, हमारे हटाने से सारा यूएस का पैसा हमारे पास आ जाएगा, सारा कोरिया का पैसा हमारे पास, ऐसा नहीं बोल रहे। नहीं, रिलेटिव परफॉर्मेंस होती है। जब मैं फंड मैनेजर हूं, मैं बोलता हूं मेरे पास 100 कंट्रियां लगाने के लिए 25 देश हैं लगाने के लिए। अभी 25 देश में से 5 देश ऐसे होंगे जो नेक टू नेक है, 10 देश ऐसे होंगे जो बहुत डिफरेंट है, तो वहां तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अभी 5 देश ऐसे हैं जहां बिल्कुल नेक टू नेक है, 20-25 बेसिस पॉइंट का अंतर है, एक 100 बेसिस पॉइंट का अंतर है, तो वहां पर मैं उधर से इधर शिफ्ट कर सकता हूँ ना, डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट एंड अदर थिंग्स ऑल्सो ऑब्वियसली। बट इट इज ऑल अबाउट जो फंड मैनेजर है उसके पास बास्केट क्या है, उस बास्केट में कौन सी चीज कहाँ पे फिट हो रही। गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता था कि हम बात कर रहे हैं क्षमता विस्तार की बात कर रहे हैं, कैपेक्स की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी। तो कोई भी उद्योगपति क्षमता विस्तार तब करेगा जब उसकी मौजूदा उत्पादन क्षमता एक स्तर पर पहुंच गई है, फिर उसके ऊपर अगर मांग आती है, जरूरतें आती हैं, तो फिर, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी मौजूदा क्षमता जो है
वो पर्याप्त रूप में नहीं काम कर रही। तो आप एडिशन, यानी कि मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब तक मांग और खपत ये साथ मिलकर के सहारा नहीं देंगे, तब तक मेरे ख्याल से केपेक्स में विस्तार योजना कोई भी उद्योगपति हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो निजी क्षेत्र की कंपनी हो, कौन सा भी क्षेत्र हो, वो उतना पैसा नहीं लगाएगी जब तक उसकी क्षमता पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हो जाती। अनिल जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी एकदम। देखिए, इसमें एक ही बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा मैं, उसमें क्या हो रहा है जी, उसमें क्या हो रहा है, अगर हम एफआईआईज की बात कर रहे हैं, यहां पर वो 2 पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं। बात इसकी नहीं है कि केवल एक तो रिटर्न कम जनरेट हो रहा है यहाँ के मार्केट में, दूसरी चीज टैक्स ज्यादा है, और तीसरी चीज रूपी डिप्रेशन। तो इन तीनों का अगर कंबाइंड इफेक्ट हम मिलाते हैं तो उनका रिटर्न जो उस यूएस डायरेक्ट मार्केट में जो रिटर्न जनरेट हो जा रहा है, जहां पे आराम से 18 से 20% रिटर्न जनरेट हो जा रहा है, उससे काफी कम रिटर्न यहां जनरेट हो रहा है। तो अब लक्ष्मण जी, सीधी सी बात एक छोटे शब्दों में कहूंगा, जैसे हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो देखिए भाई, जो सेक्टर परफॉर्मिंग है उसमें ज्यादा पैसा डालते हैं, जो सेक्टर वीक है उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए जो हर कंट्री एक एक सेक्टर की तरह से उसके नजर में है, लगता है कि अगर इस कंट्री की अंडर परफॉर्मेंस चल रही है तो वहां से कैश निकाल के जहां पर जो आउट परफॉर्मिंग कंट्री है, जहां अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा है, वहां डाल रही है। एज सिंपल एज दैट। सुनील सर, जिसकी बात से सहमत हूं कि टैक्स नॉट ओनली रीजन, अगर हम रैंक करें कि एफआई का पैसा क्यों निकल रहा है, मेरे 4-5 दो रीजन है। उसमें टॉप रीजन है एआई का पैसा ऑल्टरनेटिव में जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वैल्यूएशन, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन घट नहीं रही है, बिकॉज डीआईआई इतना खरीद रहे हैं कि मार्केट को गिरने नहीं दे रहे, इसलिए वैल्यूएशन सस्ता नहीं हुआ। और तीसरी बात उस आती है आपको करेंसी का वीकनेस और ब्रेंट क्रूड का इंपैक्ट, राइट। उसके बाद आता है टैक्सेशन। तो मेरा मानना है कि रैंकिंग ऑर्डर में ये लास्ट है। तो पहले एआई के बारे में हम कुछ नहीं करते, वो एक्ट ऑफ गॉड है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। वैल्यूएशन के बारे में हम थोड़ी जाके एसआईपी वालों को बंद करो एसआईपी और डीआईएस को नहीं खरीदो, ये कह सकते हैं। तीसरी बात, ब्रेंट क्रूड के लिए हमने तो वॉर में, हम सबसे दोस्त है, इसराइल से भी दोस्त है, ईरान से भी दोस्त है, अमेरिका से भी दोस्त है, राइट। और करेंसी के बारे में इस एफआईआई ने निकाल कर ही करेंसी को वीकन किया, उसके ऊपर ब्रेंट क्रूड भी आ गया। तो ये सब फैक्टर जो हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल कम बैक कर रही है, तो ये लास्ट वाला कारण है टैक्स। तो इसलिए मेरा मानना है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में देखें तो इसका अगर ये अव्वल नंबर पे आता तो इसमें एक्ट करना अनिवार्य होता, मगर ऐसा बात नहीं है। वही मेरा मानना है कि लार्जर इश्यूज जो है एफआईएस के मन में, वो हटने की जरूरत है, और उसके ऊपर अभी मॉनसून का भी और एक नेगेटिव आ गया, यही मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। दरअसल आप लोगों ने बड़े अच्छे, हम लोगों ने चर्चा कर ली टैक्सेशन पे कि हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, हटने से फायदे क्या है, नहीं हटने से फायदे क्या है। तो मैं ये करूंगा, इस वाले जो वीडियो के चंक है ना, उसको मैं कट करके इस वीडियो को वित्त मंत्रालय के पास भेज दूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख लीजिए और फैसला उनके हाथ में छोड़ देते हैं। हम लोग बस यही रोक लेते हैं इस चर्चा को, ठीक है। और फिर उनसे जब फैसला आएगा तब देखा जाए कि इनकी बात, दलजीत जी की बात सुनी गई या फिर सुनील सर की बात सुनी गई है, या गौरांग शाह साहब या अनिल जी की बात सुनी गई है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, एक आईटी और दूसरा मेरे दिमाग में उठ रहा है, मैं चूंकि गवर्नमेंट पॉलिसी देख रहा होता हूं कि ढेर सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, इससे क्या कोई मार्केट में कोई सेगमेंट नहीं है जो बेनिफिट होगा क्या, एक्सपोर्ट वाले? तो इस पे आप लोग किराया लोग छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि बाजार यहां से किधर जाएगा। ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अब एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अगर यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को मिला दिया जाए तो करीब 30 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और हर एग्रीमेंट में भारत के 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर सामने वाले देश में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ये सुनिश्चित किया गया है। तो मेरा सवाल यह है कि ये बाजार के लिहाज से, निवेशक के लिहाज से किस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में दिख रही है? और ये भी बता दूं कि ये सिर्फ एग्रीमेंट किया ही नहीं गया, अब वो लागू होने लग गया। 15 जुलाई से यूके के साथ एग्रीमेंट लागू होगा, जो बहुत बड़ा बाजार है, और बाकी देशों के साथ तो आने वाले दिनों में समय समय पर लागू होता रहेगा। शुरुआत सुनील जी आपसे। मैं मानता हूं कि टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां लेबर ओरिएंटेड वर्क हमारा है, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म में हमें चाहिए कि उन देशों से जो एमएनसीज हैं
उनको यहाँ आकर मैन्युफैक्चर करने के लिए हम आमंत्रित करें और यहाँ पर 30-40% लोकलाइजेशन करके न्यू एज इंडस्ट्रीज को हम बूस्ट करें। दैट इज द मीडियम टर्म एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए, मगर शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली इंपैक्ट आपको जो हम सस्ते में बनाते हैं या लेबर ओरिएंटेड है उसी पे इमीडिएट इंपैक्ट दिखेगा। ठीक है, ये मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में आपने सेक्टर बताया। दलजीत सिंह कोहली साहब, एक्सपोर्ट वाले लक्ष्मण सेक्टर जी, पे ध्यान रखा जाए? नहीं, पूरे एक्सपोर्ट पे नहीं, सिर्फ ये जो टेक्सटाइल वाला सेक्टर है एक वो मेजर बेनिफिशियरी है, क्योंकि वहां पर लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। और लेकिन एक बात ये समझने की है कि अगेन यहाँ पर सिर्फ प्राइसिंग पे आप जीत नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपका कस्टमर है ना उसको भी पता है कि आपको ये टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो आपको जो अगला निगोशिएशन इनिशियल बेनिफिट मिलेगा बिकॉज पहली बार मिल रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल बट बात आगे आपने कही है। हाँ। अगली बार वो बोलेगा कि अभी ये सारा पास ऑन करो मुझे, जो हम पहले देखते भी थे ना, जब 90s में जब 100% ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के ऊपर पूरा टैक्स नहीं था, एकदम जीरो इनकम टैक्स होता था, तो ये जितने गारमेंट मैन्युफैक्चरर थे वो सब यही काम करते थे कि खाली टैक्स के ऊपर ही खेलते थे और कुछ कमाई नहीं थी उनकी, टैक्स बचा लिया बस यही हो गया। तो ऐसा ही सिचुएशन वापस इसका बेनिफिट उतना कितना लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग होगा, लेकिन हाँ जो अपनी लिस्टेड कंपनी है उनका यूके वगैरह में बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी है। अच्छी बात यह है कि पिछले 1.5-2 साल उन्होंने अपने मार्जिन्स को फोरगो करके कस्टमर्स को रिटेन किया, तो अब जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो उनको उसका बेनिफिट थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होगा और उनकी स्थिति सुधरेगी। तो 3-4 ऐसी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल में जिनका काफी ट्रेड उस यूरोपियन रीजन से है, एंड आई थिंक वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी। उनका हमने स्टॉक मार्केट में उनके ऊपर असर भी देख लिया है, बट ऐसा कोई बड़ा सेक्टर नहीं है जिसके ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा ये सब चीजों का। तो आप ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना शुरू किए हैं कि नहीं? हाँ, एक छोटी टेक्सटाइल की कंपनी हमने अपने पोर्टफोलियो में ली है। टेक्सटाइल वाले के साथ अच्छी बात क्या है ना कि अभी तक जैसे यूके की बात हमने की, तो कई देश जो वहाँ पे पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दूसरे देश, तो वहाँ पे उनको ड्यूटी या तो नहीं लगती थी, तो उनसे कम्पीट करना भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आपने जो बात कही ना, वो दरअसल बिल्कुल लग रहा था जैसे कि आप एक जमाने में कभी एक्सपोर्टर रहे हो, क्योंकि वाकई यही होता है। हम लोग कहते हैं ना रुपया डॉलर मजबूत हो गया कमजोर हो गया, जितना मजबूत कमजोर होता है वहाँ पे सामने वाला बैठा रहता है, अच्छा तुमको फायदा हो रहा है, इधर पैसा लेके बचाओ, तुम्हें इतना फायदा होने नहीं देंगे। ऐसे टैक्स में भी होगा, टैक्स नहीं लग रहा है तो अब तुम्हें इतना प्राइसिंग करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी, मैं एक्सपोर्टर नहीं था, बट एक्सपोर्ट वालों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। नहीं, मैं भी शुरू के दिनों में जब रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी करीब 20 साल पहले, तो एक्सपोर्टर लोगों से बड़ी बातचीत करता था। वो लोग कहते थे कि कोई बहुत फायदा नुकसान होता नहीं, सामने वाला बहुत तेज है, वो सारा कुछ फैक्टर इन कर लेता है और फिर उसी हिसाब से प्राइस को नेगोशिएट करता है। लेकिन हाँ, ये कहे कि जब बड़ा बाजार मिलता है, कंपनी अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना के रखती है, प्राइस कॉम्पिटिटिव बना के रखती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके रखती है, तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए फायदा जरूर होता है। गौरांग शाह साहब, इसमें कुछ आप ऐड करेंगे? फायदा न हो तो फिर करार नहीं होगा, और फायदा दोनों पक्ष को मिलना चाहिए, दोनों देशों को मिलना चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे थे ना लक्ष्मण जी कि हमने भारत ने इतने देशों के साथ एफटीए साइन कर दिया, तो जो यूके के साथ एफटीए साइन किया और जो 15 जुलाई से अमल में लाया जाएगा, वो 1 साल के भीतर भीतर रिकॉर्ड टाइम में ये लागू किया जाएगा। और कुछ चीजें होती है जिसको लेकर के इसको लागू करने के लिए समय लगता है। लागू होने के पश्चात कंपनियों की बैलेंस शीट में इसका सकारात्मक रुझान आने के लिए थोड़ा बहुत और समय लगता है। क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के आधार पर विकास, बैलेंस शीट का, नतीजों का विकास और ऊपर के तरफ के दायरे बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसमें सब में समय लगेगा। अभी जो क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई, उसको मेरी जो विचारधारा और सोच है, हमें लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी, फार्मा क्षेत्र और कुछ हद तक स्पेशलाइज्ड केमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स, इसको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि स्पेशलिटी एंड एग्रोकेमिकल क्षेत्र को मेरे ख्याल से जब से वो कोविड के पश्चात उम्मीद थी कि वो चाइना +1 में हमारे देश की स्पेशलाइज्ड केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स कंपनी को फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ये उम्मीद लेकर के चल रहा हूँ कि ये जो भिन्न विभिन्न एफटीए साइन किए हैं अलग देशों के साथ, इन बाकी जो क्षेत्र का जिक्र हुआ है उसके साथ साथ इन सब क्षेत्रों को भी फायदा मिल सकता है। अनिल राय जी,
आपका क्या सुझाव है? हाँ एकदम, इसका जो एडवांटेज है और हम लोग इस पर नज़र बनाए भी हुए हैं और कहीं ना कहीं मार्केट भी उस पर अभी भी उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। जैसा कि हम चार्ट देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है, उसमें टेक्सटाइल्स हैं, लेदर हैं, लेकिन उसमें जो सबसे जो मैं देखूंगा जो वॉल्यूम के हिसाब से जिसमें हम देखें कि बड़ा अमाउंट जहां से आता है उसमें ऑटो एंसिलरी और डिफेंस भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। फार्मा अपने आप में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा इसमें। तो ये इन सारे सेक्टर्स में अगर हम देख रहे हैं मार्केट में तो इतनी गिरावट के बावजूद भी सेक्टोरल प्रेस जो है ना बड़ा बढ़िया चल रहा है, उनमें बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। उनकी जो हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट से इंडेक्स से बहुत अच्छी बनी हुई है अभी भी। तो ये साफ साफ इंडिकेशन है कि इनके अंदर एक सस्टेन्ड बाइंग चल रही है। मार्केट कहते हैं, मार्केट को सब पता रहता है और अंडर करंट जो होती है वो खरीदारी की बनी हुई है इन सब सेक्टर्स में। तो डेफिनेटली ये सेक्टर्स जो है आने वाले इन FTA के थ्रू बहुत अच्छे एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। एक तो आपने सही कहा कि ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज में भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा और ईवी में भी खासतौर से जो अभी जो 15 तारीख से जो FTA हो रहा है इसमें ईवी बड़ी संख्या में ड्यूटी फ्री होकर के यूके में जाएंगी। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और एक चीज और, एक्सपोर्टर्स को रुपये वाले मोर्चे पे भी फायदा होता है। जब रुपया कमजोर हो रहा होता है तो उनको ज्यादा फायदा मिल रहा होता है, तो वो भी एक बेनिफिट यहाँ पे होता है। और चूंकि बात यूके की चलिए तो IT सेक्टर के लिए बड़ा बेनिफिट है, चूंकि वहाँ पे वर्कफोर्स के लिए जो है 5 साल तक उनको कोई सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, जो अच्छा माना जा रहा है। लेकिन IT के लिए ये तो एक छोटी सी बात अच्छी है, लेकिन जो निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा मजबूती से हावी हो चुकी हैं। कहने की जरूरत है नहीं सुनील सुरनम साहब, एक्सेंचर ने सबको हिलाकर फिर से रख दिया। नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि IT अभी एक इक्विटी स्टॉक नहीं रही, अभी बॉन्ड प्रॉक्सी है। यानी जो निवेशक लॉन्ग टर्म में थोड़ा डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक स्टेडी सा कुछ ना कुछ 3-4-5% की ग्रोथ आएगा, जैसे डेट बॉन्ड में होता है वैसी तरह IT हो गई है। अब ये वैल्यू की पोर्टफोलियो में शामिल हो सकती है, ग्रोथ में नहीं। तो अभी जो 26-30 की वैल्यूएशन को एक्सपेक्ट करना बहुत बहुत गलत होगा। अभी उनकी ट्रेलिंग पी 14-15-17 पे है लार्ज कैप की, और फॉरवर्ड पी कुछ 12-13 पे है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। मगर इसके हिसाब से नहीं कि 12 से 26 में जाएगी, डबल करेंगे आपका पैसा, नहीं। आपको डिविडेंड यील्ड मिलता रहेगा और ये इंटरनेशनल पेंशन फंड और ऐसे वैल्यू निवेशक आएंगे तो एक फ्लोर सा बनेगा और ज्यादा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया है। बहुत गिरावट इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मगर बढ़त भी नहीं होगी। तो आप भी अभी उसको एक वैल्यू जोन में मन में रखते हुए आपके पोर्टफोलियो में कितना आपको चाहिए वैल्यू, क्योंकि आप अग्रेसिव कंजर्वेटिव मॉडल सकते हैं, उस हिसाब से आपको IT को रखना पड़ेगा। बिकॉज चैलेंजेस और भी आती जाएगी। बिकॉज अभी एक्सेंचर की अनाउंसमेंट में 3-4 चीज है। पहले कि उन्होंने 14% उनका आउटसोर्सिंग रेवेन्यू में गिरावट, डिसेलरेशन दिखाया है। सेकेंड, वो एक्विजिशन में वो अभी साइबर सिक्योरिटी वहां पर कंपनी खरीदने के लिए $5 बिलियन से $9 बिलियन का उन्होंने फंड बढ़ा दिया। अब इंडियन कंपनी के पास उतना पैसा जाके एक्विजिशन करने वाले एग्रेसिव इंटेंट नहीं है, वो बात है। तीसरी बात है कि जो उनकी जो कस्टमर बेस है वो भी रीफैशन कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम को रख रहे हैं, मगर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको ठाल रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट जरूर इंडियन कंपनी से भी आएगा, ये डर था मार्केट के लिए, इसलिए इतनी पिटाई हुई। मगर ये थोड़ा जो पिछले 3-4 दिन में एक बढ़त हुई थी उसको पूरा निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा पहले ही, अभी ये IT सेक्टर एक बॉन्ड प्रॉक्सी है। लेकिन एक चीज बताइए दलजीत सिंह कोहली साहब कि अभी मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में अपने IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियों ने कई सारे कंपनियों के साथ या तो टाई अप कर रही हैं या फिर एक्विजिशन कर रही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुकी हैं। तो ये सब क्या कुछ राहत नहीं दे पाएंगे क्या? लक्ष्मण जी, ये एक तो बहुत लेट कर रही, ये जो करना चाहिए था कुछ कई साल पहले वो अब शुरू किया है, सोचना शुरू किया है। दूसरा, अभी इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आज तो उनको कुछ दिखाने के लिए, कभी कभी क्या होता है कंपनियां जब देखती हैं कि मार्केट में इतनी पिटाई हो रही है तो कुछ तो करने के लिए अनाउंस करो भाई, कुछ तो करो। तो कोई सरकारी AI में डाल रहा है, कोई दूसरी AI जो भी अवेलेबल है वो खरीद लो। फाइनली वो तुमको कैसे बेनिफिट करेगा और क्या उसके रोड मैप है, वो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 कंपनियों की अभी एनुअल एनालिस्ट मीट हुई, उन्होंने भी बहुत जार्गन तो बहुत यूज किया AI के बारे में, बट फ्रैंकली कुछ समझ नहीं आया कि वो करने क्या वाले हैं, उसका और से होने क्या वाला है। तो इसके लिए ही समझ में, इसीलिए आई थिंक मार्केट ने बहुत क्लियर वर्डिक्ट दे दिया है कि भाई तुम लोग कर लो,
जब तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा तब हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, नहीं तो हम दूर बैठेंगे। और हम तो पिछले 2-3 बिल्कुल। महीने से आपके बार कई बार कह ही चुके हैं कि हम तो इससे बाहर ही हैं। हाँ, हाँ, बड़ा बड़ा बाजार के लोग बड़े ही सेल्फिश होते हैं, गौरांग शाह साहब हैं। मैं जब जब सुधर जाओ तब आऊंगा, वैसे नहीं आऊंगा मैं। चैरिटी कोई नहीं करना चाहता शेयर बाजार पे, ये बात तो सही है। कोई मतलब आपने ऐसा कोई खोल नहीं रखा संस्था के आप चैरिटी करते जाए, दान देते जाए, और आपको उत्तर देना है आपके क्लाइंट्स को, आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स जो भी संस्थाओं को, जो भी आपकी राय पर सलाह पर निवेश करते हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक जो वो सुनहरा काल था आईटी क्षेत्र का, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, उस प्रकार का आपको मुनाफा अपने निवेश की गई पूंजी पर आईटी में अब मिलना, मेरे ख्याल से उस शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन नामुमकिन लग रहा है थोड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से खोज हो रही है, आविष्कार हो रहा है, जिस प्रकार से बहुत तीव्र गति से नए नए टूल्स और प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो प्रयास कंपनियां कर रही हैं अपने आप को, भारतीय आईटी कंपनियां प्रयास कर रही है अपने आप को उस ढांचे में उतारने के लिए, लेकिन कितने सक्षम रूप से सफल हो पाते हैं ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। तो एक बाय द वे विकल्प आईटी क्षेत्र हो सकता है, ऑन एंड ऑफ आपको इधर उधर थोड़ा बहुत रुझान बेहतर देखते मिले, मूल्यांकन को लेकर के, सेक्टोरियल शिफ्ट को लेकर के, कुछ छोटी मध्यम अवधि के लिए, लेकिन कारगर सकारात्मक लंबी अवधि की अगर आप प्रदर्शन की बात करें तो वो बहुत ही चुनौती भरा माहौल रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में जो भावनाएं हैं, वो भावनाओं को मैं समझ लिया हूं, आप व्यक्त नहीं करना चाहते उतने कठोर शब्दों में, मुझे पता है। एक आखिरी लाइन, अनिल राय जी, शो का समय खत्म हो रहा है जी एकदम। देखिए लक्ष्मण जी, इसी शो पर पिछले 6 महीने से मैं लगातार कह रहा हूं, आईटी से दूरी बना करके रखें। कारण वही है, सीधी सी बात है, हम बाजार में कोई भी आता है तो कारण मत बताइए, आईटी से दूरी बना के रखिए, लेकिन एकदम दूरी बना कर लेकिन हाथ में लैपटॉप है, हाथ में मोबाइल है, आईटी के बिना जिंदगी चल नहीं सकती, लेकिन आईटी से दूरी बना के रखिए। अब कब तक दूरी बना के रखिए हम लोग देखेंगे, आप लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल शो का समय यहीं खत्म हो चुका है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।